गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेरणा लर्नर्स। तो हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट बुक का समकालीन विश्व में सुरक्षा। पहले हमने वीडियो में किया था चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था वैश्वीकरण। उसमें इंपॉर्टेंट था वैश्वीकरण, उसके प्रकार और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि उसमें थोड़ी एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन पूरी वीडियो एकदम सही है। एक एक चीज़ अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है, चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है सुरक्षा। तो सुरक्षा क्या होता है? सुरक्षा का मतलब होता है हर प्रकार के खतरे से मुक्त होना या आज़ाद होना। हर प्रकार के खतरे से आज़ादी सुरक्षा कहलाती है। ठीक है, अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? भाई सुरक्षा के भी प्रकार होते हैं भैया, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो कौन कौन से होते हैं? परंपरागत और अपरंपरागत। परंपरागत में क्या आते हैं? बाहरी और आंतरिक, यानी बाहरी खतरे, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, बाहरी खतरे और आंतरिक खतरे। और उसमें अपरंपरागत में आते हैं मानव, यानी कि जो नागरिकों से रिलेटेड होते हैं और विश्व से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब परंपरागत के होते हैं, ये पुराने स्रोत कहलाते हैं। ये देश से संबंधित होते हैं, यानी एक देश से संबंधित होते हैं। और इसमें बाहरी और आंतरिक खतरे दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा भी कहती है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा की जाती है। ठीक है, इसमें राष्ट्र के तमाम खतरे आते हैं। अब इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? बाहरी खतरे। ठीक है, दूसरे देश द्वारा किए जाने वाली आक्रमण या युद्ध बाहरी खतरे कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अब भारत पे चीन ने अटैक कर दिया तो ये बाहरी खतरे हो गए। ठीक है, अब आंतरिक खतरों में क्या आता है? जैसे कि गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है, अलगाववाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसी कानूनी मुद्दे पर बहस छिड़ जाती है, या अपने ही देश में आतंकवाद स्टार्ट हो जाता है, ऐसी। ठीक है, अब क्या होता है? परंपरागत केंद्र मूल्य क्या होते हैं? तो अखंडता, स्वतंत्रता, संप्रभुता। ठीक है, यानी हम सुरक्षा किस तरह करेंगे? अखंडता बनाए रखेंगे, स्वतंत्रता बनाए रखेंगे और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अब अगला आता है अपरंपरागत सुरक्षा। इसमें राष्ट्रीय आक्रमण या युद्ध के कारण लोगों को, नागरिक के जीवन पे जो प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि अब जब राष्ट्र पे कोई खतरा मंडराता है तो भैया वो खाली राष्ट्र पे नहीं मंडराता, वो नागरिकों तक पहुंचता है। नागरिकों को भी उसको झेलना पड़ता है। तो ये ऐसे खतरे होते हैं जिसका प्रभाव नागरिकों पे भी होता है, उनको भी इसका सामना करना पड़ता है। इसके स्रोत कौन से होते हैं? मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। मानव सुरक्षा कैसे? राज्य का सुरक्षित होने का मतलब है जनता का सुरक्षित ना होना। यानी कि ये मतलब है कि अगर राज्य सुरक्षित नहीं होगा तो जनता सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि जनता से मिलकर ही बनता है राज्य। और जब जनता ही सुरक्षित नहीं होगी तो राज्य तो ऑब्वियसली सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए ऐसा। ठीक है, तो यानी कि हर तरह के खतरे से मानव की रक्षा करना राज्य की सुरक्षा कहलाती है। यानी राज्य की सुरक्षा करनी है तो जनता को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। विश्व सुरक्षा, यानी कि विश्व की समस्या जो आती है, जैसे कि अब महामारी आ जाती है या आपातकाल आ जाता है कोई, इस तरह जैसे अब कोरोना आ गया था, तो विश्व की सभी देशों ने मिलकर इसका उपाय करने की सोची। ठीक है, इसकी वैक्सीन वगैरह लेके आए, ऐसे। अब अपरंपरागत के कौन कौन से स्रोत होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, मानव और विश्व। तो मानव में कौन कौन से होते हैं? आतंकवाद हो गया, असमानता के समस्या आ गई, ठीक है, खतरा आ गया, बेरोजगारी आ गई, शरणार्थी के जीवन की बाधाएं आ गई, यानी लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे कि आतंकवाद की वजह से मानवाधिकार को उल्लंघन हो जाता है, हनन हो जाता है। ठीक है, बाल श्रम, महिलाओं का शोषण, यानी कि बच्चों से काम करवाया जाता है, महिलाओं से काम करवाया जाता है, ये भी एक खतरा ही है, ये भी एक समस्या ही है। अब विश्व स्तर पे महामारियाँ, ठीक है, आपदाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे कि एकदम से बाढ़ वगैरह आ जाती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होती है अब। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो भैया लोगों के लिए जंगल कटेगा, मतलब जंगल जो है काटा जाएगा, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, जिससे कि हमारी प्रकृति में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, अगला पर्यावरण प्रदूषण होता है बहुत ज़्यादा, विश्व युद्ध होते हैं, ऐसे। अब परंपरागत सुरक्षा के उपाय, यानी हम ये जो परंपरागत सुरक्षा है इसमें इसके क्या क्या उपाय होते हैं, हम सुरक्षा कैसे अपनी कर सकते हैं? तो पहला, शक्ति संतुलन। हमें हमेशा देशों के मुकाबले अपनी आर्थिक व सैनिक दृष्टि से अच्छा रहना चाहिए। यानी कि शक्ति संतुलन का मतलब ये है कि हमें अपनी शक्ति का संतुलन अच्छा रखना चाहिए। ठीक है,
यानी कि युद्ध के टाइम पे हम कमज़ोर ना पड़े, इसलिए हम अपनी आर्थिक और सैनिक दृष्टि को मजबूत रखें, ताकि आक्रमण करने वाला देश 10 बार सोचे आक्रमण करने से पहले, ठीक है। और अगर करे भी तो वो मतलब गंभीर रूप से, जैसे होता है ना, ग्रस्त हो जाए, बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, लड़ा के ज़मीन पे गिर जाए। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत हमेशा जीतता है। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक व सैनिक दृष्टि से अपनी सेना को इकट्ठा करता है और एकजुट होकर अपनी शक्ति का संतुलन बनाए रखकर युद्ध करता है, ठीक है। अब निशस्त्रीकरण, ठीक है। सभी देशों को निशस्त्रीकरण संधि समझौता करते हैं, ठीक है। हथियारों का कम से कम प्रयोग करना, ठीक है। युद्ध के समय पहले हथियार ना उठाना, इसकी नीति अपनानी चाहिए, ताकि हम हर देश में, हर देशों में, विश्व में सुरक्षा बनी रहे, ठीक है। अस्त्र नियंत्रण, यानी वो ये हथियारों का कम से कम प्रयोग, ठीक है। अपने हथियारों को नियंत्रण में रख। विश्वास बहाली, ठीक है। समय समय पे मीटिंग्स करनी चाहिए, एक दूसरे के विचारों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, ठीक है। ताकि आगे चल के अगर कभी युद्ध की भावना जगे तो हमें उसके योजनाओं के बारे में पता हो कि वो किस तरह अपने हथियारों को कहाँ कहाँ लगाएगा या कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है, किस तरह से हमें वो आघात कर सकता है, तो हम पहले से पहले ही तैयार रहें। लेकिन ये होता है कि हर देश पूरी जानकारी कभी नहीं देता, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए हर युद्ध के लिए। सैन्य गठबंधन, ठीक है। हम सैन्य गठबंधन का मतलब होता है जब देश आपस में मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करने का वादा करते हैं। यानी कि सैन्य गठबंधन का मतलब ये होता है कि जब सारे देश मिलकर ये कहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर सुरक्षा करेंगे। यानी कि अगर मेरे को जो भारत को ज़रूरत है, किसी अमेरिका को ज़रूरत है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की, तो भारत उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, और अगर भारत को चाहिए तो अमेरिका उसको सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। अब कौन कौन करता है? नाटो करता है, सेंटो करता है, ये एक संगठन है जो सुरक्षा प्रदान करता है, या वो भी है यूएनए भी है जो सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा करता है, शांति बनाए रखने का प्रयास करता है। अपरंपरागत के क्या होते हैं? सहयोग मूलक सुरक्षा, जैसे कि इसका नाम ही पता चल रहा है, सहयोग का मतलब है सभी देशों का एकजुट होकर हर समस्या का निवारण करना। सहयोग, सबका मिलकर काम करना, ठीक है। जैसे कि महामारी को रोकने के लिए सब मिलकर आए थे, ऐसे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यूएनए एक संगठन है जो सभी को लेकर चलता है, सभी को साथ मिलकर सभी की सुरक्षा करता है, विश्व की सुरक्षा करता है, ठीक है। अब इसकी एजेंसियां हैं जो यूएनए है, WTO है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं निशस्त्रीकरण संधियाँ या उनके कार्य, ठीक है। जैविक हथियार संधि, ठीक है, ये होती है 1972 में। 155 देशों ने जैविक हथियार उत्पादन पर रोक लगाई थी, ठीक है। यानी कि जैविक हथियार, प्रौद्योगिकी हथियार जो होते हैं, टेक्निकल हथियार जो होते हैं, उन पर रोक लगाने की एक संधि है जो इस पर रोक लगाई गई थी। 155 देशों ने इस पर रोक लगाई थी। रासायनिक हथियार संधि, ठीक है। केमिकल जो होते हैं हथियार, जैसे कि वायरस वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों पे भी रोक लगाई गई थी। 181 देशों ने इस पे रोक लगाई थी 1992 में। एंटीबायोटिक मिसाइल संधि, ठीक है, मिसाइल्स वगैरह पे जो होती है भंडार में कमी करना, ठीक है। पैदीपास्त्रों के भंडार में कमी करना, ताकि ऐसे हथियार जो है ना बन सके, मिसाइल्स वगैरह ना बन सके। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, ठीक है। घातक हथियारों की संख्या में कमी, यानी जो ऐसे होते हैं ना घातक हथियार, जिससे कि एक बार डालो और पूरा देश ही ख़त्म, ऐसे हथियारों पर भी कमी की गई थी, रोक लगाई गई थी, ठीक है। अब आता है परमाणु प्रसार संधि, जो परमाणु हथियारों का परीक्षण होता है, ठीक है, वो वाला है। 1968 में संधि। 1967 के बाद परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं हुआ या होने नहीं दिया गया। यानी परमाणु हथियार अगर यूज़ होंगे तो भैया पूरा देश ही ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। अब आता है आतंकवाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। आतंकवाद का मतलब होता है राजनीतिक खून खराबा। राजनीतिक खून खराबा क्यों है ये? क्योंकि जो लोग भड़के हुए होते हैं या जो भी किसी भी मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं करते कि भैया मैं इस हिंदू मुस्लिम के होता है ना, हिंदू मुस्लिम कितना विवाद होता है, ठीक है। तो बीच बीच में अब ये दंगे शुरू हो गए थे मुस्लिम के, तो ये
ही राजनीति स्तर पे होता है, इसलिए इसे राजनीतिक खून खराबा कहा जाता है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरतब या आदर इज्जत के किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाती। ठीक है, नागरिकों को इसका निशाना बनाया जाता है। आंतरिक आतंकवाद भी ऐसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आतंकवाद होता है। ठीक है, इसमें भी नागरिकों को ही बनाया जाता है, अपना हथियार निशाना बनाया जाता है, ताकि नागरिकों के द्वारा हम अपनी बातें मनवा सके सरकार से। अब आती है आतंकवाद की घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? तो मुंबई की 26/11 घटना हुई थी। ठीक है, 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान के जिहाद संगठन के 10 लोगों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला कर दिया था। ठीक है, और 4 दिनों में 12 हमले किए गए थे। ताजमहल पैलेस, होटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सहित कई सारी जगहों पर इन्होंने हमला किए थे। 15 देशों के करीब 180 लोग मारे गए थे। ठीक है, 180 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। उसमें साल 2008 के नवंबर में हुई मुंबई हमले में 26/11 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई? क्या हुआ था कि ना, पाकिस्तान के जिहाद संगठन ने क्या किया था, मुंबई में ताज जो होटल है भैया, नामी होटल है वो, या था भी कह सकते हैं, उस पर हमला किया था। ठीक है, होटल, ठीक है, उसके आसपास की जितनी भी जगह थी सब कुछ ख़त्म हो गई थी, लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा घायल हुए थे। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और जानना है ना, तो आप एक मूवी देख लीजिएगा, लंदन को गेस्ट इन लंदन। तो उसमें वैसे तो फ़नी मूवी है वो, लेकिन लास्ट में बताया जाता है कि उसमें ताज होटल के पास एक लड़का है, उसमें अजय देवगन है वैसे तो वो मरा था। उसके वहाँ पे नाम भी छपे हुए हैं बहुत सारे लोगों के जो वहाँ पे मरे थे। ठीक है, तो आप एक बार उसमें देखिएगा कि ताज होटल था वो, वहाँ पे जगह सबके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आतंकवादी के इस समूह को पकड़ लिया गया था। ठीक है, मुकदमे में इन लोगों को फांसी की सज़ा दिलाई गई थी। संसद पर हमला। अब एक और घटना ये हुई थी, संसद पर हमला कर दिया गया था। 13 दिसंबर 2001 में संसद पर हमला हो गया था, संसद भवन पे। ठीक है, दिल्ली पुलिस के जवान थे जो, उनके साथ 9 लोग शहीद हुए। उस दिन सफ़ेद एक एम्बेसडर कार जो है, उसमें 5 आतंकवादी आए और 45 मिनट में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, जिसे संसद भवन कहा जाता है, उस पर गोलियों से बौछार कर दी। ठीक है, अब हमारे जवान खूब उनसे लड़े, कुछ घायल भी हुए, कुछ मर भी गए। ठीक है, हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन उसमें कुछ हमारे देश के शहीद भी हो गए थे जवान, लेकिन हमारे संसद भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आगे मुंबई ट्रेन धमाका। 11 जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन, ठीक है, अलग अलग 7 बम विस्फोट हुए। ठीक है, लोकल ट्रेन जो है उसमें 7 जगह बम विस्फोट हुए। धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। इसमें कुल 210 लोग मारे गए, 715 लोग जख्मी हुए, घायल हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच चले विवाद समझौता एस्पेस में 19 फरवरी 2007 को हुई धमाके में 66 यात्री मारे गए। ये ट्रेन के ही हमले हैं। अब आता है पुलवामा अटैक। 14 फरवरी 2009 में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाली CRPF के वाहनों में काफिले पर आतंकवाद गुट जैश मोहम्मद ने आत्मघाती हमला कर दिया, जिसमें 45 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गई। ठीक है, ये एक वाहन था, वाहनों की काफिले पर आतंकवादी जो है वो आतंकवादी गुट ने हमला कर दिया, और वही यहाँ पे भी मारे गए हमारे सेना के जवान। 9/11 की घटना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है। ठीक है, इसकी वैसे तो सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये स्पेशल है। ठीक है, 11 सितंबर 2001 में
संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में अल-कायदा द्वारा आत्मघाती हमले करवाए गए। अल-कायदा जो था उसके द्वारा करवाया गया था अमेरिका पे हमला। उस दिन 19 अल-कायदा आतंकवादियों, ये एक संगठन है इनका आतंकवादियों का, 4 यात्री जेल वायुयानों, यानी कि इन लोगों ने एरोप्लेन को अपना निशाना बनाया। ठीक है, इन्होंने एरोप्लेन को अपने कब्जे में ले लिया, 4 एरोप्लेनों को। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के न्यूयॉर्क शहर में ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया। ठीक है, फिर उन्होंने तीसरे विमान को वॉशिंगटन में टकरा दिया। अमेरिका विमान रक्षा विभाग का मुख्यालय है जहाँ पे, वहाँ पे गिरा दिया। चौथा विमान जो था लास्ट, अमेरिका कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराया जाना था। ठीक है, लेकिन किस्मत से यह किसी गांव में जा गिरा। ठीक है, यह किस्मत से यह एक खेत में जा गिरा था। ठीक है, गांव के खेत में जा गिरा था, जिससे कि हमारा ये जो इमारत है ये बच गई। किसी भी उड़ान से कोई भी जिंदा नहीं बचा। करीब 3,000 लोग मारे गए। कुछ मिला, कुछ नहीं मिला इन लोगों को, फिर भी इतने सारे लोगों को इन्होंने जान से मार दिया। अबे खुद भी तो मरे होंगे ना ये लोग, फिर भी नहीं सोचते। अब आता है कंधार घटना। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का प्लेन नेपाल में हाईजैक कर लिया गया। ठीक है, अफ़गानिस्तान के कंधार ले जाया गया। वहाँ 178 पैसेंजर्स की सेफ रिहाई के बदले आतंकवादियों ने मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों की रिहाई मांगी। ठीक है, प्लेन हाईजैक कर लिया, आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कहा। अब इन आतंकवादियों को छोड़ने के लिए भारत ने स्पेशल प्लेन भेजा। ठीक है, छोड़े गए आतंकवादी मसूद अजहर ने 2000 में जैश-ए-मोहम्मद सहित एक संगठन बनाया और भारत में कई खतरनाक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। भैया ये तो बस क्या कहूँ इन आतंकवादियों के बारे में। बस आगे चलते हैं। मानवाधिकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो मानवाधिकार का मतलब होता है मानव यानी व्यक्ति, और अधिकार यानी उसे मिलने वाले अधिकार, जिससे हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के समानता, स्वतंत्रता व न्याय प्राप्त कर सके। कितने प्रकार के होते हैं। राजनीतिक अधिकार, ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति को जो है वो चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया जाए, वोट देने का अधिकार दिया जाए, वो सभी राजनीतिक तौर पे उसके जो अधिकारों से प्राप्त हो। सामाजिक तौर पे क्या आता है अधिकार, यानी व्यक्ति को खाने का, रहने का, पीने का, जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। आर्थिक रूप से, यानी व्यक्ति को कोई भी व्यापार करने का अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है अपनी आर्थिक उन्नति करने के लिए। अब नोट करने की बातें आती हैं। एक अन्य प्रकार की असुरक्षा वैश्विक गरीबी है, यानी कि एक प्रकार की असुरक्षा ये भी होती है, यानी समस्या ये भी होती है गरीबी। ठीक है, अमीर जो है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। ठीक है, दक्षिण में गरीबी ने भी उत्तर बेहतर जीवन, विशेषकर बेहतर आर्थिक विकास के अवसरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। यानी कि क्या हुआ, गरीबों ने अब क्या अपनी गरीबी दूर करने के लिए पलायन किया, एक जगह से दूसरी जगह जाने के गए ताकि उन नौकरी मिल सके, उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। ठीक है, अब महामारी, ठीक है, बहुत बढ़ती जा रही है, ये भी एक समस्या है। अब आगे चलते हैं। भारत और आतंकवाद, यानी भारत ने आतंकवाद को कैसे प्रभावित किया। आतंकवाद ने भारत को कैसे प्रभावित किया। भाई थोड़ा जुकाम हो रहा है मुझे, तो वो मत करना, थोड़ा माइंड मत करना। अब धार्मिक आतंकवाद, तो धार्मिक आतंकवाद पंजाब और कश्मीर में हुआ था। प्रातंकवादी आतंकवाद पंजाब में खालिस्तान की मांग करते हुए ये आतंकवाद हुआ था। जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने की मांग को लेकर ये आतंकवाद हुए थे। क्षेत्रीय आतंकवाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में ये फैला था। नक्सलवादी जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये आतंकवाद फैला था। यह मुख्य रूप से गरीबों और आदिवासियों से संबंधित था, यानी गरीबी की वजह से ये किया गया था, आदिवासियों द्वारा किया गया था। आतंकवादी जो संगठन होते हैं उनके द्वारा भी कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। तो ये चैप्टर इतना ही है। इसमें शरणार्थी की भी बात आ जाती है, प्रवासियों की भी बात आ जाती है।
बस ये चैप्टर इतना ही था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय। और प्लीज़ मैं दोबारा बोल रही हूँ, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।